आज पहला अध्याय का पढ़ना है, ठीक है, भूगोल का। और पहला क्वेश्चन है खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। मतलब खनिज के संरक्षण यानी खनिज को कैसे बचाएंगे, उसका प्रबंध कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे और कैसे प्रबंधन करेंगे, उसी के बारे में आज जानना है। तो संसाधनों का जो है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यानी कहने का मतलब जितने भी हमारे संसाधन, पहले जान लो, संसाधन उसे कहते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में सभी आवश्यकता को के उपयोग को पूरा करता है, वही संसाधन होता है। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण यानी संसाधनों की समझ करके जो वस्तु उपयोग में है उसका संरक्षण यानी उसका सही से उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। क्योंकि किसी भी संसाधन को बनने में लाखों वर्ष लगता है। हम जानते हैं कि कोई भी संसाधन जो होते हैं, जो भी संसाधन होते हैं, उनको बनाने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, समय लगता है। इसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके विपरीत हम जानते हैं कि इसके अलावा जो है संसाधन बनाने में जो है, कोई भी संसाधन हो, जैसे मानव की आवश्यकता को ले लो कि कोई गाड़ी है, गाड़ी को बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। उसका संरक्षण और उपयोग अच्छा से सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि कई जगह कई साइंटिस्ट मिल करके संसाधनों को जो निर्माण करते हैं वो बहुत दिनों तक लगा सकते हैं। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है। यानी जानते हैं कि ये जो जितने भी हमारे मानव जीवन में संसाधन है हमारे उपयोग के लिए, ये सभी संसाधन उत्पादन से लेकर के, उत्पादन बनाने से लेकर के उनको यूज करने तक किया जाता है। यही प्रक्रिया हमारा संसाधन उपयोग कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन। यानी खनिज का जो आर्थिक महत्व है, यानी खनिज की जो कमी है, उनके बारे में वर्णन विस्तृत रूप से बताना है। जो खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है। यानी हम जानते हैं खनिज जो है ये खुद से नहीं बनाया जाता, ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान यानी पाया गया है। जो कि खनिज जो है हमारे धरती के नीचे पाया जाता है, जिसका निश्चित आंतरिक संरचना है, जिसका एक आंतरिक संरचना है, भगवान एक तरफ से बनाया गया ईश्वर के प्रकृति के द्वारा। हमारे जीवन में खनिज का विशेष आर्थिक महत्व, औद्योगिक उत्पादन के लिए खनिज एक आधारभूत जरूरत होती है। जैसे खनिज ले लो, तुम्हारा खनिज हो गया मैग्नीज हो गया, ठीक है, मैग्नीज हो गया, लोहा हो गया, ये सब जो है हमारे जीवन में उपयोगिता लाते हैं। तो लोहा एक विशेष प्रकार की खनिज है। धीरे धीरे लोहा, और ये उद्योगों में मतलब फैक्ट्रियों में लोहा का उपयोग करते हैं। कई लोहा का उपयोग करके कई वस्तुएं बनाते हैं, और ये जो है एक प्रकार की आधारभूत ज़रूरत होती है, ये सब के लिए ज़रूरत है। इसके अभाव में ना तो किसी उद्योग ना किसी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है। हम जानते हैं कि अगर किसी न किसी चीज़ की कमी होगी तो हमारा देश जो है विकसित नहीं होगा, जिसके कारण जो है हमारा देश आर्थिक कमजोरी के तौर पर क्या हो सकता है, कमी हो सकती है। इसलिए खनिज जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इन्हीं खनिजों के द्वारा जो है कई चीज़ें, कई वस्तुएं बनाई जाती हैं। यही हमारा खनिज जो है बनाने का निबंध बताया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर दूसरा आ रहा है, अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कि धात्विक मतलब क्या हुआ, धात्विक जिसमें धातु पाया जाए, और धात्विक का मतलब होता है जिसमें धातु नहीं पाया जाए। तो वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, यानी जिसमें धातु नहीं पाया जाता, और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये जो है भंगुर प्रकृति का कहने का मतलब तुम्हारा हो गया, भंगुर प्रकृति के होते हैं
यानी कहने का मतलब होगा ये जो है आसान चोट मारने पर तुरंत टूट जाते हैं। और धात्विक खनिज जिसमें खनिज की कमी होती है, जिसमें लोहा या मैग्नीज की कमी होगी, उसको अगर जरा सा ठोकर लग जाए वो टूट जाएगा, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। ठीक है। और ये जो भंगुर प्रकृति होती है, जरा सा लगने पर टूट जाता है, इसी को ही अधात्विक खनिज कहते हैं। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं। पहले बता दिए कि ये जो चोट मारते हैं तो ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जैसे डोलामाइट, हीरा, अबरक, चूना, पत्थर, ये सब जो है क्या है, अधात्विक खनिज है। हीरा जो है अधात्विक खनिज है, इस पर अगर जरा सा चोट लगेगा टूट जाएगा। अबरक भी जो है तुम्हारा अधात्विक खनिज है। चूना है, डोलामाइट है, इत्यादि इसी के उदाहरण है। इनमें लैमस्टोन का सर्वाधिक औद्योगिक महत्व है। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना ही। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं? वैसे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाए, जिसमें धातु नहीं पाया जाता हो और जरा सा चोट लगने पर या गिरने पर टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधात्विक खनिज कहते हैं। और इन अधात्विक खनिज का उदाहरण डोलामाइट है, हीरा है, अबरक है, चूना है और पत्थर इत्यादि इसी के उदाहरण हैं। और इनमें से जो है लाइमस्टोन नाम का धातु जो है सर्वाधिक औद्योगिक में महत्वपूर्ण है। यानी उद्योग जो करते हैं, फैक्ट्री में जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब इसी का जस्ट ऊपर में पढ़े थे। अब धात्विक खनिज के दो प्रमुख पहचान बताइए। कह रहे कि कोई धात्विक खनिज है जिसमें धातु की मात्रा पाया जाता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो पहले पहचान, अगर वो आसानी से नहीं टूटेगा, ये पहचान हो सकती है। चलो, धात्विक खनिज के दो तरह से पहचान निम्नलिखित रूप से हम कर सकते हैं। जैसे इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति, इनको जब अगर गलाएंगे तो धातु की प्राप्ति होगी, इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं। पहला धातु का पहचान, अगर इसको गलाएंगे, धात्विक जितना भी खनिज होगा अगर इसको गलाएंगे तो क्या होगा, उससे धातु प्राप्त होगा। गला कर कोई चीज़ बना सकते हैं, वो धात्विक खनिज है। और पीट कर बनाए जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ पीट कर जो है उसको पीट कर तार के जैसा बनाए जा सकते हैं। यही दो ही पहचान धात्विक खनिज का पाया गया है। उसके बाद खनिजों की विशेषता का उल्लेख किया, यानी खनिज जो है, कारण खनिज की क्या विशेषता है, खनिज हमारे जीवन में क्या विशेषता है, उन्हीं के बारे में बताना है। तो खनिज जो है सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ है। यानी यहाँ कहना चाह रहे कि खनिज जो है हमारे सभ्यता, हमारे पूर्वजों से जो जितनी है संस्कृति के द्वारा ये सब चीज़ों में महत्वपूर्ण मानी गई है। इनके बगैर जो उद्योगों का विकास नहीं किया जा सकता। यानी जो भी जितने भी कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, कोई भी मतलब खनिज के द्वारा काम किया जाता है, अगर ये नहीं रहेगा तो उद्योग का विकास नहीं होगा, नई नई फैक्ट्रियाँ नहीं बनेगी। ठीक है, यही विशेषता है। चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। खनिज जगह चट्टानों के निर्माण में इनकी भूमिका होती है। खनिज जो है चट्टान का निर्माण करने के लिए, यानी बड़े पर्वत बनाने के लिए इनकी अहम भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। हमारे इस पूरे संसार में अभी तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, पर इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। और 2000 खनिज में 30 ऐसे खनिज जो है उनका मतलब कोई महत्व नहीं है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। धातु के उपलब्धता पर खनिज दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। अब क्वेश्चन आता है तीसरा, मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। मैग्नीज क्या है, मैग्नीज का क्या उपयोग होता है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, मैग्नीज एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। मैग्नीज जो है एक अत्यंत उपयोगी खनिज पदार्थ है। मैग्नीज एक ऐसा पदार्थ है जिसको उपयोग करके हम कई खनिज पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं। इस्पात निर्माण, यानी कोई चीज़ लोहे की वस्तुओं को बनाने के लिए इसका निर्माण करते हैं, सहित अनेक मिश्र धातु निर्माण इसका उपयोग किया जाता है। कई इसमें यानी खनिज में कई धातु को मिला करके, मिश्र धातु को मिला करके कई चीज़ों का, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सूखा सेल बनाने में, जैसे बैटरी है, बैटरी बनाने में, फोटोग्राफी में, जैसे फोटो जब खींचता है तो उसको साफ करने में मैग्नीज का उपयोग होता है।
चमड़ा एवं माचिस उद्योग में शहीद रंग रोगन के तैयार करने में यह उपयोगी है। चमड़ा एवं माचिस, चमड़ा जो होता है और माचिस उद्योग सहित रंग रोगन यानी रंगने और रंगने के लिए, अन्य पदार्थों को रंगने के लिए और रोगन करने के लिए यह जो है उपयोगी होता है मैग्नीज। समझ गए मैग्नीज क्या है? मैग्नीज जो बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, इसका निर्माण जो है लोहे पर दे करके मिश्र धातु मिलाकर मजबूत बनाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है सूखा सेल यानी बैटरी जो होता है वो बनाने में, और फोटोग्राफी में फ़ोटो को जो खींचा जाता है उसमें जो मिलाकर साफ किया जाता है, उसमें कई प्रकार के चमड़ा एवं माचिस उद्योगों सहित रंग रोगन का तैयार करने में यह उपयोगी है। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि मोनाजाइट भारत में कहाँ का उपलब्ध है। मोनाजाइट एक चीज़ है जो भारत पूछ रहा है कि मोनाजाइट कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके बारे में बताना है। तो मोनाजाइट जो है, मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है। कौन? मोनाजाइट, और केरल राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु एक जगह है। आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा, उड़ीसा में पाया जाएगा आदि इत्यादि राज्यों के तटीय भागों में, यानी तटीय भाग मतलब जहाँ तट वाला होता है या समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, अलग अलग जगह पर ये खनिज का उत्खनन हो रहा है। अभी भी ये खनिज का खुदाई हो रहा है। तो भारत में कहाँ कहाँ पाया गया? पहला तुम्हारा सबसे ज़्यादा तो केरल में पाया जाता है, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, है ना, इत्यादि राज्यों में तटीय भागों में। कहाँ? तटीय यानी नदी के किनारे और समुद्रों के किनारे ये पाया जाता है। अभी भी इसका जो खुदाई जो है चालू है। अब आता है जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? मृदा तो जानते हैं, मृदा, जलोढ़ मृदा क्या है? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई? जैसे जलोढ़ मृदा है, यानी मृदा मतलब मिट्टी। जलोढ़ क्या है? जलोढ़ एक मिट्टी है। इस मिट्टी का जो है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है इसके बारे में बताना, और इस मिट्टी के इस मिट्टी में जो है कौन कौन फसल उगाई जा सकती है। वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है। यानी वैसी मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से होता है और जलोढ़ मृदा कहलाती है। यानी कहने का मतलब जैसे नदी बहाव हो रहा है, बाढ़ आने के कारण जो मिट्टी जो भसकर आती है ना, भसकर आती है, वो जो साइड में लगती है उसी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है। इस मिट्टी में जो है पोटासियम, जो पोटास होता है, और चूना अधिक पाया जाता है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। और इसमें नाइट्रोजन जो है कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है। यह मिट्टी जो है धान, गेहूँ, गन्ना एवं दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे बाढ़ आता है, बाढ़ के समय वो जो है ना तलछट के निक्षेप से जो सीमा होता है नदियों का, बाढ़ कर भस कर आता है, तो बालुई मिट्टी नहीं कहते एक प्रकार का, तो मतलब उसी का टाइप का होता है। तो इसमें जो है इस मिट्टी में जो है, यह मिट्टी में धान, गेहूँ और गन्ना और दलहन के मतलब दलहन वाले जितने भी चीज़ हैं, दलहन तुम्हारा सोयाबीन हो गया, दाल सब हो गया, ये सब जो है इसमें उपयोग किया जाता है। कौन मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। इसके साथ ही उस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार के सब्जियां भी काफ़ी मात्रा में क्या किया जा सकता है? उपजाई जा सकती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो तुम्हारा जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा, जब नदियाँ बाढ़ ताड़ आती है, जो भस कर आता है किनारा से, उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में जो है पोटास और चूने की अधिकता होती है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम और चूना ज़्यादा पाया जाता है, और नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन पदार्थ जो है और ह्यूमस पदार्थ जो है उसमें कमी होती है। यह मिट्टी जो है इस मिट्टी में जो है धान और गेहूँ और गन्ना, दलहन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसमें धान, गेहूँ और दलहन वाले पदार्थ जो है सब उपयोग किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा आलू जो है, इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार की सब्जियां काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। देखना तुम सब खेत में सब्जी जो है लगा देना, ज़्यादा बढ़िया होता है।
अच्छा, अब क्वेश्चन आता है भूक्षरण। भू मतलब धरती, क्षरण मतलब बिखरना, है ना। भूक्षरण किसे कहते हैं, यानी धरती का बिखरना किसे कहते हैं। तो मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना क्षरण कहलाता है। यानी मिट्टी का, यानी जो हमारे धरती जो है मिट्टी है, मिट्टी का विविध क्रियाओं द्वारा, जैसे विविध क्रियाओं का मतलब कभी बाढ़ आना, कभी भूकंप आना, इधर उधर ये क्या हुआ, मिट्टी का जो है इधर उधर टूटना फूटना बिखरना, ये क्या कहलाता है, भू क्षरण कहलाता है। भू का मतलब धरती है, क्षरण जितने भी धरती से मिट्टी टूट करके बिखर करके, कभी बाढ़ आ जाती है, भूकंप आने से, कई प्रक्रिया से जो मिट्टी इधर से उधर बिखर जाता है, वही तुम्हारा क्या होगा, भूक्षरण कहलाएगा। यह भूक्षरण कई प्राकृतिक कारकों तथा यथा गतिशील जल, यानी यह जो है बोले न प्राकृतिक कारक क्या हो जाएगा, तुम्हारा भूकंप हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, जिसके चलते क्या होता है, ये प्रकृति यानी ईश्वर के प्रकृति के द्वारा जो है ये मिट्टी का क्या होता है, बहाव ज़्यादा हो जाता है। गतिशील जल, और मतलब गतिशील जल का मतलब क्या हुआ, बाढ़ आना, बाढ़ आया, पिकअप से जल पिकअप से आया, मिट्टी को ले देकर भसा दी, यही तुम्हारा मिट्टी का। 147 हिमानी तथा सामुद्रिक लहरों द्वारा नियंत्रित तथा प्रभावित होता है। ठीक है, इस प्रकार जो है बहुत जो हिमानी, यानी कभी कभी जो आंधी आ जाती है, हिम वाला वर्षा वाला आंधी आ जाती है, ज़्यादा आंधी आने पर कहीं कहीं पर्वतें बिखर जाते हैं, ये सब इन्हीं का जो ये लक्षण है, इसी को भूक्षरण या भू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अब आता है तुम्हारा जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य ना। जलोढ़ मृदा जो है, जो जलोढ़ मृदा है हमारा, उसका जो विस्तार है किन किन राज्यों में सबसे ज़्यादा होती है और कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है इसमें। तो जलोढ़ मृदा तुम्हारा देखो, जलोढ़ मृदा के विस्तार यानी जलोढ़ मृदा कौन कौन जगह में ज़्यादा पाया जाता है उसके बारे में बताना है, और कौन कौन फसल उपजाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा क्या हुआ, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य, यानी जलोढ़ मृदा किस किस राज्य में ज़्यादा पाया जाता है उसके बारे में। तुम्हारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा, पश्चिम बंगाल तथा असम। इस राज्य में क्या है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है गन्ना, चावल, मक्का, दलहन जैसी कई फसलें उगाई जाती है। सब क्वेश्चन याद हो जाएगा, छोटा है, ये भूगोल का पहला चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, याद करना। इसमें जितना क्वेश्चन भी आई है वही सब बता रहे हैं। मृदा जो मिट्टी के निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, यानी कहने का मतलब मिट्टी बनाने, जो मिट्टी का मुख्य घटक कौन, जो मिट्टी को मान लो कि मिट्टी की कमी है, जहाँ पर कहीं मिट्टी की कमी है उसका निर्माण करने के लिए, उसका उपजाऊ ढेर करवाने के लिए, या मिट्टी का निर्माण ज़्यादा ढेर कराने के लिए कौन कौन कारक जरूरी है। तो इसमें जो है निर्माण के लिए, जो है मृदा निर्माण के लिए मुख्यतः 5 घटक जरूरी है। स्थानीय जलवायु, जैसे स्थानीय जलवायु तुम्हारा क्या कहते हैं, स्थानीय जलवायु जो मौसम परिवर्तन हो, कभी आंधी आई, आंधी आने से क्या हुआ, कोई मिट्टी का परत टूट कर आ गया और एक जगह ढेरी लग गया, निर्माण किया। पूर्ववर्ती चट्टानों एवं खनिज कण, उन्हें पूर्ववर्ती चट्टान यानी बड़के बड़के चट्टान जो जितने होते हैं, पर्वत सब, उनको और खनिज मिलाकर जो चट्टान मिलकर बनती है, ये सब क्या है, मृदा का निर्माण करती है। वनस्पति एवं जीव, वनस्पति यानी पेड़ पौधे और जीव सड़ गल कर मर जाते हैं, ये सब भी मिट्टी का निर्माण करते हैं। और भू आकृतियाँ, यानी कहीं पर देखना आकृतियाँ टेढ़ा है, धरती की आकृति टेढ़ा है, कहीं ऊंचा नीचा होता है ना, जिसके कारण उसको तोड़ करके सीधा करके जैसे किया जाता है, तो मिट्टियों का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में लगा समय, यानी मृदा निर्माण करने में समय लगता है। मृदा निर्माण का मतलब हुआ कि मिट्टी कैसे बनता है, मिट्टी कैसे बनता है, और इनके बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो मुख्यतः 5 कारक बोला कि स्थानीय जलवायु, वहाँ की जलवायु जैसे होती है, वहाँ मान लो हवा चल रही है तो हवा के साथ सिर्फ हवा ही चलती है, उसके साथ मिट्टी आती है, मिट्टी का ढेर होता है तो मिट्टी का निर्माण हो गया। पूर्ववर्ती चट्टान, वो जो पूर्ववर्ती चट्टान, जो पहले वाला चट्टान जो होता है, बड़े बड़े चट्टान होते हैं, वो खराब हो जाते हैं और खनिज लवण बाढ़ के सहित में बह कर आ जाते हैं, वो भी मिट्टी का निर्माण करते हैं।
वनस्पति पेड़ पौधे सड़ जाते हैं, कहीं टूटते हैं, गलते हैं और जीव मर जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, मिट्टी का निर्माण करते हैं, सड़ गल कर मिट्टी बनता है ना। भू आकृतियाँ, धरती के आकृतियाँ जितनी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसको सीधा करके मिट्टियों का निर्माण करते हैं। ऊंचाई वाला जगह होता है। अब मृदा निर्माण में लगा समय, और मिट्टी बनाने के लिए थोड़ा समय लगता है, यही सब करें। अब आया तुम्हारा खादर और बंगर मिट्टी में अंतर। मिट्टी देखो, खादर और बंगर मिट्टी है, उसका अंतर एग्जाम में आता ही आता है, याद रखना। खादर मिट्टी और बंगर मिट्टी में क्या अंतर है। खादर मिट्टी नवीन एवं उपजाऊ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। कहने का मतलब जो मिट्टी, नवीन का मतलब नई मिट्टी, जो नई मिट्टी होती है, जो ताज़ी मिट्टी होती है, और जो उपजाऊ ढेर देती है, ज़्यादा देती है। कहने का उपजाऊ का मतलब क्या हुआ, अगर फसल लगाते हैं कोई नई मिट्टी में लगाएंगे, अब मान लो बाढ़ आ गई उसी में डायरेक्ट कर दिए, अभी कुछ फसल कट गया उसी में अगर डायरेक्ट लगा दिए कोई फसल, तो वो मिट्टी में कोई खास नहीं है। उसको नई मिट्टी के लिए क्या करता है, जुताई करता है, जिसके अगर नई मिट्टी बनती है और उसमें उपजाऊ ढेर रहता है। तो यानी नया मिट्टी एवं जो मिट्टी उपजा ज़्यादा दे, उसको क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। अब बंगर मिट्टी क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बंगर कहा जाता है। पुराना जो सड़िया गड़िया मिट्टी रही है, सड़ा गला मिट्टी, उस जो भस्कर आता है थोड़ा सा, उसको को मिट्टी कहते हैं बंगर मिट्टी। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। खादर मिट्टी में क्या होता है, बाढ़ होता है, बाढ़ आता है उसमें प्रभाव होता है, और बंगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। तो खादर मिट्टी, बढ़िया मिट्टी कब आएगा, जब कोई बाढ़ आएगा, बाढ़ आने से क्या होता है, भस जाती है, तो सड़िया मिट्टी भस जाएगा, तो बढ़िया मिट्टी ला करके उसको चकाचक करेगा तो वही बढ़िया हो जाएगा। बाढ़ का प्रभाव होता है, और बंगर मिट्टी में कोई बाढ़ का प्रभाव नहीं। कहीं पर मान लो सालों साल पानी नहीं आया, बाढ़ नहीं आया, वहाँ का मिट्टी कैसा होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो क्या हुआ, उसमें बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है, बाढ़ नहीं आता है। ये जो है सबसे ज़्यादा उत्तरी बिहार एवं गंगा के मैदान इसका उदाहरण है। उत्तरी बिहार में देखना बाढ़ ज़्यादा आता है ना, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ की मिट्टी जब सालों साल बदलती रहती है, इसका उदाहरण है गंगा का मैदान। उत्तरी बिहार, ये जो कि हम सबका बिहार जो है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि यहाँ की मिट्टी जो है खादर मिट्टी कहलाती है, क्योंकि सालों साल बाढ़ आता है और ये जो पुरानी मिट्टी को भसा कर लेकर चला जाता है, फिर नई मिट्टी आती है, यही प्रक्रिया चलती है। और गंगा का जो मैदान है वो भी, और महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। महाराष्ट्र में जो है खेती वेती उतना नहीं किया जाता है, पंजाब में खेती मतलब कम होता है, एक बार करेगा और कितना दिन का बाढ़ हो नहीं आता है, उसके कारण क्या होता है तुम्हारा, ये उदाहरण है। सबसे ज़्यादा पंजाब और महाराष्ट्र में बंगर मिट्टी पाया जाता है। खादर मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, उत्तरी बिहार और गंगा का मैदान में सबसे ज़्यादा। ये इतना ठो तुम्हारा 12 क्वेश्चन हुआ, यही 12 क्वेश्चन को हम लिखा देंगे और इस सबको बना कर आना।